वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन आंसर 21 टू 36 को कवर कर रहे हैं। क्वेश्चन 21 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अपेयर इन द स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। तो शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग, रिवैल्यूएशन सरप्लस, ये सब तो प्रेजेंट होते हैं। गुडविल एक एसेट है, इक्विटी का आइटम नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में रिप्रेजेंट जो है अपेयर नहीं हो रहा होगा। क्वेश्चन 22 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज लाइकली टू बी ट्रू फॉर अ कंपनी मेकिंग प्रॉफिट। द ऑपरेटिंग प्रॉफिट विल बी लेस देन द प्रॉफिट फॉर द ईयर। नहीं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो फिर ज़्यादा होगा कि फाइनेंस कॉस्ट वगैरह निकाल कर भी प्रॉफिट बचे। द प्रॉफिट फॉर द ईयर विल बी ग्रेटर देन द ग्रॉस प्रॉफिट। यूजली ग्रॉस प्रॉफिट ही ज़्यादा होता है, फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंस निकल के नेट प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट से कम होता है। रिटेन प्रॉफिट एट द ईयर एंड विल बी ग्रेटर देन शेयर होल्डर्स इक्विटी। नहीं, इक्विटी का ही एक चीज़ रिटेन प्रॉफिट हिस्सा है तो उससे ज़्यादा कैसे हो सकता है उसके से। बेसिकली जो रिटेन प्रॉफिट्स हैं वो इक्विटी से ज़्यादा नहीं हो सकते, कम होंगे, कुछ शेयर कैपिटल होगा, कुछ और रिजर्व होंगे। रिटेन प्रॉफिट एट द ईयर एंड विल बी ग्रेटर देन रिटेन प्रॉफिट एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर। ये करेक्ट है कि एक ऐसी कंपनी जो प्रॉफिट अर्न कर रही होगी उसके रिटेन प्रॉफिट बढ़ जाएंगे, लेकिन ये इस एजम्पशन के साथ है कि फिर कंपनी ने डिविडेंड कम पे किया है। अगर एक कंपनी 100 मिलियन का प्रॉफिट अर्न करती है और 110 मिलियन का डिविडेंड पे कर देती है तो उसके रिटेन प्रॉफिट कम हो रहे होंगे इवन आफ्टर मेकिंग द प्रॉफिट। तो एज्यूमिंग दैट कि डिविडेंड ज़्यादा पे नहीं किए गए तो रिटेन प्रॉफिट एट ईयर एंड जो है वो बिगनिंग वाले से ज़्यादा होगा, इसलिए ऑप्शन डी को करेक्ट कंसीडर करेंगे। ये मोस्ट अप्रोप्रिएट लग रहा है यहाँ पर। क्वेश्चन 23 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। सो टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम तो हम स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में शो करते हैं। रिवैल्यूएशन का गेन भी बेसिकली कंप्रिहेंसिव इनकम के तौर पर ही शो हो रहा होता है। अमाउंट ऑफ कैश दैट द कंपनी हैज़ ऑन हैंड, तो कैश एट बैंक का बैलेंस चेंजेस इन इक्विटी में शो नहीं होता, ये आंसर होगा। डिविडेंड पेड भी हम रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। क्वेश्चन 24 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट प्रेफर्ड स्टॉक, यानी प्रेफरेंस शेयर होल्डर। द रेट ऑफ डिविडेंड इज यूजली फिक्स्ड, ये तो ट्रू है, यूजली फिक्स्ड होता है। शेयर होल्डर्स ऑलवेज हैव अ वोटिंग राइट, नहीं, मोस्टली दे डोंट हैव वोटिंग राइट और समटाइम्स दे हैव रिस्ट्रिक्टेड वोटिंग राइट। तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, यही आंसर होगा। फिर बाकी भी देख लेते हैं। शेयर होल्डर्स यूजली हैव अ प्रेफरेंस एज टू एसेट्स अपॉन लिक्विडेशन ऑफ द कॉर्पोरेशन, यानी जब एक एंटिटी की वाइंडिंग अप होती है तो जब उनके एसेट डिस्ट्रीब्यूट हो रहे होते हैं तो शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस मिलती है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स पर, तो ये बात भी ठीक है। और प्रेफरेंस एज टू डिविडेंड, पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है, बाद में ऑर्डिनरी को मिलता है, तो ये बात भी ठीक है। सो द ओनली नॉट ट्रू स्टेटमेंट इज ऑप्शन बी। 25 देखते हैं। रिडीमेबल प्रेफर्ड शेयर इज रिक्वायर्ड टू बी रिपोर्टेड एज, तो इनको लाइबिलिटी समझा जाता है, नाम में इनके शेयर आ रहा होता है लेकिन इनको लाइबिलिटी ट्रीट किया जाता है सब्सटेंस के हिसाब से। रेलिवेंट स्टैंडर्ड IS 32, IFRS 9 वगैरह बनते हैं इसके। सो बेसिकली इसमें ये कॉन्सेप्ट है सब्सटेंस ओवर फॉर्म का, कि नाम में तो शेयर्स है लेकिन नेचर लाइबिलिटी वाली है, तो अकाउंटिंग जो है वो लाइबिलिटी वाली होगी, प्रेजेंटेशन लाइबिलिटी वाली होगी। क्वेश्चन 26 है कि एनी अनपेड डिविडेंड, जो अभी तक डिविडेंड पे नहीं हुआ, इज कैरिड फॉरवर्ड टू द फ्यूचर पीरियड फॉर विच टाइप ऑफ स्टॉक। यानी अगर किसी साल में डिविडेंड पे नहीं हो सका तो अगले साल वो फिर मिलाकर पे करना होगा। ऐसा सिर्फ क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स में होता है। सो ऑर्डिनरी शेयर्स में तो ऐसी कोई ऑब्लिगेशन ही नहीं होती, और नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर नाम से भी पता चल रहा है कि किस में क्यूमुलेट होगा, तो वो ऑप्शन बी ही हमारा सूटेबल और करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन 27 है, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ डिविडेंड पेमेंट्स टू शेयर होल्डर्स ऑन द स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। तो बेसिकली जब एक कंपनी डिविडेंड पे करती है तो वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट होती है, तो उसके डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स कम हो जाते हैं, यानी रिटेन अर्निंग का बैलेंस डिक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 28 है कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ एन एडिशनल शेयर इशू। एडिशनल शेयर इशू से जारी बात है शेयर कैपिटल का बैलेंस बढ़ जाएगा, तो ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट। रिटेन अर्निंग के बैलेंस पर इससे फर्क नहीं पड़ेगा, और शेयर कैपिटल का बैलेंस डिक्रीज नहीं होगा, इंक्रीज ही होगा। क्वेश्चन 29 है कि Xavier Limited issued 5,000 shares of rupees 10 par value to its shareholder. These shares were issued at a premium at a price of rupees 25 per share. So the correct journal entry to record the transaction is,
तो एंट्री अगर हम पास कर लेते हैं तो 5000 शेयर्स 25 के हिसाब से इशू किए तो 125,000 का तो कैश आना चाहिए, और पार वैल्यू 10 रुपीज़ है, तो 50,000 बनेगा शेयर कैपिटल, और एक्स्ट्रा जो 15 रुपीज़ हैं वो शेयर प्रीमियम में चले जाएंगे। तो इस हिसाब से जो हमारी करेक्ट एंट्री बनती है दैट शुड बी ऑप्शन डी। क्वेश्चन 30 देखते हैं। डायनेस्टी लिमिटेड इशूज 1 मिलियन रुपीज़ 10 शेयर्स एट ₹50 फॉर each शेयर, यानी 40 रुपीज़ का प्रीमियम है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अच्छा, डिफरेंट स्टेटमेंट्स दी हुई हैं कि क्या इंक्रीज़ होगा क्या डिक्रीज़ होगा। इसकी भी अगर हम एंट्री पास कर लें तो फिर समझने में आसानी रहेगी कि आपके 1 मिलियन शेयर जो हैं 50 रुपीज़ के हिसाब से जब आप इशू करेंगे तो आपके पास 50 मिलियन का कैश आ जाएगा। शेयर कैपिटल तो आप पार वैल्यू पर रिकॉर्ड करेंगे ₹10 मिलियन, और एक्स्ट्रा 40 मिलियन जो है वो शेयर प्रीमियम में जाएंगे। तो बेस्ड ऑन दिस ऑप्शन ए जो है वो कह रहा है कि ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल 10 मिलियन से इंक्रीज होगा और शेयर प्रीमियम इंक्रीज होगा 50 मिलियन से, 40 से होगा। बी में करेक्ट है। सी के अंदर ये गलत है, और डी में जो है 30 मिलियन की अमाउंट जो लिखी हुई है वो गलत है। तो ऑप्शन बी वुड बी करेक्ट। क्वेश्चन 31 है, हैंडसम लिमिटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन शोज ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल ऑफ ₹150 मिलियन एंड शेयर प्रीमियम ऑफ ₹50 मिलियन एट बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर। If the ordinary share capital is 250 million and share premium is 120 million at the end of financial year, how much did the ordinary share with share premium issue raise? यानी इंक्लूड विद शेयर प्रीमियम आपने बताना है। तो बड़ा सिंपल है कि हम कहते हैं कि जी ओपनिंग टाइम पर दोनों का बैलेंस 200 मिलियन था, क्लोजिंग टाइम पर दोनों का बैलेंस 370 मिलियन था। तो इसका मतलब है कि इंक्रीज़ कितने से हुआ है, 170 मिलियन से हुआ है। तो ये स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बनाने में बेसिकली ज़्यादा यूज़ होती है इस तरह की फिगर, जिससे पता चलता है कि कितना कैश फ्लो आया है फ्रॉम इशू ऑफ शेयर। तो 170 मिलियन इज द आंसर। क्वेश्चन 32 है कि गाइगेंटिक लिमिटेड opening retained earning balance was 150 million. It made a net profit for the year ended 31st March 2020 of ₹30 million. During the year, ordinary dividend of 50 paisa per share was paid on 40 million ordinary share. What was the retained profit for the year ended 31st March 2020? So opening से closing balance calculate कर लेते हैं। opening balance 150 मिलियन, उसके बाद जो प्रॉफिट हुआ है हमें 30 मिलियन का, इससे हमारा रिटर्न का बैलेंस बढ़ जाएगा। डिविडेंड जो पे किया है 50 पैसा 40 मिलियन शेयर्स पे, दैट वुड बी 20 मिलियन। तो हमारा जो ये इससे डिविडेंड से हमारा रिटेन प्रॉफिट कम हो जाएगा और हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 160 मिलियन। तो दैट इज़ द आंसर। क्वेश्चन 33 देखते हैं कि एसके लिमिटेड पेड ₹10 मिलियन इन डिबेंचर इंटरेस्ट एंड ऑर्डिनरी डिविडेंड ऑफ 10 पैसा पर शेयर ऑन ₹50 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर। अच्छा, यहाँ पर रुपीज़ लिखा हुआ है, ये बेसिकली पार वैल्यू नहीं है तो इसको रुपीज़ को काट लेना चाहिए, यहाँ पे ये करेक्शन कर लें। रिटेन प्रॉफिट वाज 120 मिलियन, व्हाट वाज एसके लिमिटेड प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो बेसिकली अगर आप रिटेन प्रॉफिट लेते हैं कि जो रिटेन किया हुआ है वो 120 है, तो जो डिस्ट्रीब्यूट किया है वो कितना है। डिस्ट्रीब्यूट किया आपने 50 मिलियन शेयर्स पे 10 पैसा के हिसाब से, दैट वुड बी 5 मिलियन। तो अगर ये डिस्ट्रीब्यूट ना किया होता तो ऐड बैक कर रहे हैं तो हमारे पास जो प्रॉफिट होता वो 125 होता। इंटरेस्ट जो है वो प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड होता है, वो ऐड बैक नहीं करेंगे हम, वो तो प्रॉफिट की फिगर उसके बाद ही आनी चाहिए। डिविडेंड की जो फिगर है वो प्रॉफिट के बाद जाके लेस हो रही होती है। तो 125 मिलियन वुड बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 34 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एन एंट्री इन द स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। टैक्स को तो रिकॉर्ड नहीं करते हम चेंजेस इन इक्विटी में, लॉन्ग टर्म लोन्स भी नॉन करंट लाइबिलिटी में शो होते हैं। रिवैल्यूएशन गेन बिल्कुल शो होता है। रिवैल्यूएशन रिजर्व जो है ये इक्विटी का बैलेंस तो है, क्लोजिंग बैलेंस, और ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में शो होता है, लेकिन और गेन से ही बनता है, लेकिन इटसेल्फ ये एक एंट्री के तौर पर रिकॉर्ड नहीं हो रहा होता। सो एंट्री के तौर पर सिर्फ रिवैल्यूएशन गेन रिकॉर्ड होगा। क्वेश्चन 35 है कि ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 जून 2021 अ कंपनीज रिवैल्यूएशन रिजर्व इंक्रीज फ्रॉम ₹300,000 टू 380,000, यानी 80,000 का उसमें इजाफा हो गया।
और ये लैंड से रिलेटेड रिवैल्यूएशन है, यानी कोई डेप्रिसिएशन वगैरह का चक्कर नहीं है। एट द स्टार्ट ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर द कंपनीज प्रॉपर्टी हैड बीन वैल्यूड एट 810,000, यानी साल के शुरू में 810,000 की है। एज्यूमिंग दैट नो प्रॉपर्टी डिस्पोज्ड ऑफ ड्यूरिंग द ईयर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कि प्रॉपर्टी की रिवैल्यूड अमाउंट पे सारी स्टेटमेंट हैं। तो बेसिकली बात यह है कि ओपनिंग वैल्यू आपके पास 810,000 है, 80,000 का गेन ड्यूरिंग द ईयर आया है, तो इसका मतलब है कि रिवैल्यू होकर अब अमाउंट 890 हो गई होगी, क्योंकि इसके अंदर तो कोई इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट भी नहीं है। तो 890,000 इज करेक्ट। क्वेश्चन 36 है, ये बेसिकली रिपीटेड क्वेश्चन है किस्म का, क्या डेबिट बैलेंस ऑन रिटेन अर्निंग अकाउंट इंडिकेट्स दैट द कंपनी हैज़, तो बेसिकली रिटेन अर्निंग अकाउंट जो है वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, उसका क्रेडिट बैलेंस होता है। डेबिट बैलेंस या नेगेटिव बैलेंस होने का मतलब है कि प्रॉफिट के बजाय एंटिटी को लॉसेज हुए हैं, तो ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के बजाय एक्यूमुलेटेड लॉसेज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो ये हमारे क्वेश्चन थे और उनके आंसर थे जो हमने डिस्कस किए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।